नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी लहसुन की फसल 90 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं, चाहे 100 दिन की हो, 110 दिन की हो चुकी हैं, तो आपकी फसल की अब वो लास्ट अवस्था है जब आपकी फसल में काफ़ी सारे रोगों का अटैक हो सकता है, कीटों का अटैक हो सकता है। और यहाँ पर यदि आप ढील देते हैं तो आपकी फसल में जो कंद का विकास हो रहा है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ जो यदि आपकी फसल रोगग्रस्त हो जाती है और जो कंद बना है उसका भी आप स्टोरेज करते हैं भविष्य के लिए, तो उसके भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस समय जब फसल की लास्ट कंडीशन आती है तो कौन से रोग सक्रिय हो सकते हैं और कौन सी दवाइयों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ार भाव तो हालांकि कम है, लेकिन हमें अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना पड़ेगा। भविष्य में इसको स्टोर रखते हैं तो अच्छे भाव की उम्मीद के साथ, तो फसल का जो स्टोरेज है वो भी ख़राब ना हो। तो किसान साथियों, इस समय सामान्यतः 2 से 3 प्रकार के रोग सक्रिय देखे जाते हैं। पहला होता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे आप काली मस्सी कहते हैं। दूसरा होता है स्टेम विलियम ब्लाइट, जिसे किसान साथियों आप झुलसा कहते हैं। तीसरा जो रोग होता है पर्पल ब्लोच, जिसे आप बैंगनी धब्बा रोग के नाम से जानते हैं। सामान्यतः लहसुन की फसल में ये तीनों 4 प्रकार के रोग ही आते हैं और इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान साथियों, यदि आपकी फसल में केवल डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप है या काली मस्सी का प्रकोप है तो एक साधारण सा फंगीसाइड है, लेकिन काम करने का जो तरीका है तो वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। 15 दिन तक इस जो टेक्निकल के रिज़ल्ट मिलते हैं। मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का 464 वाला फार्मूलेशन भी आता है, 864 वाला भी फार्मूलेशन आता है। केवल इनकी मात्रा जब आप इसको प्रयोग करते हैं उस समय थोड़ी कम या ज़्यादा होती है। मैं कहूँगा कि आप 864 वाला जो टेक्निकल फार्मूलेशन है वो लें, जिसमें मेटालेक्सिल 8% और जो मैनकोजेब है 64% होता है। एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले दोनों प्रकार के फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही बढ़िया है। और इसका किसान साथियों 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा का आपको प्रयोग करना है। साथ ही यदि थ्रिप्स की समस्या है तो एक अच्छा कीटनाशक भी आपको इसके साथ मिलाना है। चिपको भी आप अवश्य मिला लीजिएगा किसान साथियों। और यदि बात करें आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू के साथ स्टेम विलियम ब्लाइट या झुलसा रोग हैं या जो बैंगनी धब्बा रोग हैं, वो रोग भी हैं, तो किसान साथियों आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब को छोड़कर यहाँ पर आप अन्य टेक्निकल यूज़ कीजिएगा, जिसमें एजोस्ट्रोबिन के साथ अन्य जो कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, एजोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, एजोस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब प्लस टेबुकोनाजोल। इस प्रकार के जो भी एजोस्ट्रोबिन प्लस के साथ कॉम्बिनेशन में टेक्निकल आते हैं उनका प्रयोग आप करते हैं तो आपकी फसल में तीनों रोग यानी काली मस्सी और साथ में जो स्टेम विलियम ब्लाइट हैं, पर्पल ब्लोच हैं, इन सभी को वो आसानी से कंट्रोल कर लेता है। किसान साथियों, थ्रिप्स की समस्या भी हैं तो आपको थ्रिप्स के लिए दवाई भी मिलानी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फसल में थ्रिप्स कितने हैं और आपकी फसल की अवधि कितनी हो चुकी है, कितने दिन और आपकी फसल जो है खड़ी रहेगी। लास्ट कंडीशन तक आपको अपनी फसल को थ्रिप्स से बचाना पड़ेगा और हर 5 से 7 दिन में आपको इसका रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा किसान साथियों कीटनाशक का, अन्यथा ये फिर से बढ़ जाएंगे। किसी भी दवाई से थ्रिप्स बिल्कुल समाप्त नहीं होते हैं, केवल उनकी संख्या है वो कम रखी जा सकती है। जैसे आपने स्प्रे किया उनकी संख्या कम हो जाएगी और 5-7 दिन बाद फिर से उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, तो आपको उनको कंट्रोल में रखना है। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे करना है। किसान साथियों, यदि आपकी फसल 90 दिन तक की अवस्था की हैं तो आप यहाँ पर न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशन में 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, 100+ दिन की आपकी फसल हो चुकी है, 100 दिन की हो सकी है, तो आप पोटेशियम युक्त लिक्विड पोटास या अन्य जो पोटेशियम युक्त अनेक प्रकार के फर्टिलाइज़र या पोषक तत्व तो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। 0050 का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन इसका लिमिटेड डोज और सही समय पे सही मात्रा और सही पानी के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम मिलते हैं। वो क्या है किसान साथियों, हमने एक कहानी सुनी है कि लोभी भाई की वो साले अंडे 7 निकालूं। उस हिसाब से किसान भाई लास्ट में भी कुछ गलती कर देते हैं कि 0050 का स्प्रे ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, जिससे पत्तियां कड़क हो जाती, ग्रीननेस कम हो जाती, भोजन बनाने की प्रक्रिया कम हो जाती, पौधे की गतिविधियाँ सुस्त हो जाती हैं। पौधे का तना मोटा होने के बावजूद भी किसान साथियों लास्ट गलती से कंद का साइज़ है वो काफ़ी छोटा रह जाता। तो ऐसी गलती आप ना करें। 0050 के बजाय आप लिक्विड पोटास या अन्य पोटास जो पाउडर फार्म में उपलब्ध हैं, अलग अलग टेक्निकल में आजकल अनेक प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, लीजेंड हैं, K20 है, इस प्रकार से जो अन्य पोटेशियम युक्त प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग आप 100 दिन की अवस्था में कर सकते हैं। और इस हिसाब से अपनी लहसुन की कंद का साइज़ का विकास के लिए ये जो पोषक तत्व हैं अहम रोल निभाते हैं और समय पे उसकी सिंचाई भी ज़रूरी है।
सिंचाई ज़रूरी तो ऐसा नहीं है कि आप क्यारियाँ भर भर के पानी दें, केवल पौधे की जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहे, इस हिसाब से उसमें नमी दें। ज़्यादा नमी देने से या ज़्यादा पानी पिलाने से किसान साथियों फसल में आपको जो कंद का विकास है वो सही से नहीं दिख पाता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारी फसल 120, 120, 25, 30 दिन की हो चुकी हैं। कुछ किसान साथी हो सकते हैं कि नए हैं और उन्होंने लहसुन को पिलाने का जो समय है उसका ध्यान नहीं रखा हो, बार बार पिलाया हो, तो भी किसान साथियों लहसुन का जो कंद का विकास है वो कम हो सकता है। कहीं पर मिट्टी के प्रकार के हिसाब से हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी है वो कड़क होती हो, या बहुत सारे किसान भाई इस वजह से ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार लहसुन की फसल लगाए हैं, उनको माहिती नहीं है, इस हिसाब से भी वहाँ पर भी लहसुन के कंद का साइज़ छोटा हो सकता है। तो ये तो एक अनुभव से सीखने वाली खेती है किसान साथियों, केवल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य की सोशल मीडिया के माध्यम से इसे नहीं सीखा जा सकता है। इसे जो लहसुन की खेती करते हैं उन किसानों से और उनके साथ रहकर उनकी ज़मीन का आकार प्रकार विकार देकर सब प्रकार से सीखने वाली एक ऐसी खेती है जो बहुत ही मेहनत लगती हैं, बहुत ही कॉस्टली हैं, और यदि बाज़ार भाव अच्छे मिल जाएँ तो बहुत अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। और इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि यदि ऊँटी लहसुन आपने लगाया होगा इस समय यदि आपका लहसुन निकल रहा है, पहले निकला हो तो उनको तो बीज का पैसा भी मिल गया, लेकिन अब जो निकल रहा है उनको बीज का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। ये तो बाज़ार है, सट्टा है, लीगल सट्टा है। लहसुन की खेती और प्याज की खेती मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, वरना बीज का पैसा भी नहीं आता है। खर्चे की बात तो अलग है। तो लेकिन किसान साथियों, अभी तक आपने अपनी फसल में काफ़ी सारा खर्चा कर चुके हैं और अब जो समय बचा है वो बहुत ही कम बचा है। थोड़ी सी लागत के बचाने के लिए आप लास्ट कंडीशन में अपनी फसल को लावारिस न छोड़ें और इसकी केयर करें। हो सकता है कि फिर से बाज़ार भाव अच्छे आएँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये तो बाज़ार हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। खास करके लहसुन प्याज वाले किसान भाई जो हमारे मंदसौर, नीमच, रतलाम क्षेत्र से हैं, वो तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी इसे बाज़ार में तो क्या खेतों खलिहानों नदी नालों में फेंका है और कभी इसको पैकेट में लेकर बाज़ार में पहुँचे हैं। तो ये तो इसकी जब मांग होती है तो उसको सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना, और जब इसकी डिमांड नहीं होती है, बाज़ार भाव नहीं रहते, तो उसे कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो आपको इसे सोना समझकर ही रखना है, न जाने कब इसकी कीमत बढ़ जाए। तो आपने इसकी केयर अच्छी तरह से की है और आगे भी करते रहें। भगवान आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। और हमारा काम कर्म प्रधान वृश्चिक राशि वाला है, तो हमें कर्म करते रहना है, फल भगवान हमें अवश्य देगा। तो आपकी फसल अच्छी हो और आपको उससे अच्छी आमदनी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।